एक्सरसाइज है आप लोगों का 2, चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। देखते हैं सबसे पहले इसका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद का संबंध एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करती है। मतलब निजी चीज प्राइवेटाइजेशन कर देना, इसी चीज को कहा जाता है पूंजीवाद। इसमें सरकार अगर किसी भी प्राइवेट चीज में अगर हस्तक्षेप करता है तो वो उसका विरोध करता है। ये पूंजीपतियों का बनाया हुआ एक नियम है जिसको कहा जाता है पूंजीवाद। खूनी रविवार क्या है? अगला प्रश्न है, VVI है। आपको बताए थे कल भी 1905 में जब जापान जैसे छोटे से देश से हार गया तो 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो का नारे दे के साथ कहां जाने लगे? सेंट पीटर्सबर्ग महल स्थित प्रदर्शन करने लगे। परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या बरसा दिया? गोली बरसा दिया, और जिसमें हजारों लोग मर गए। वह रविवार का दिन था, इसीलिए उसे कौन सा क्या कहा जाने लगा? उसे खूनी रविवार, ब्लडी संडे कहा जाने लगा उसको। इसके बाद में सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। एक वर्ग है जैसे, उसमें कौन कौन सा शामिल होगा? गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक, मतलब छोटे लोग जिसमें शामिल हो उसी को क्या कहा गया? सर्वहारा वर्ग। क्या कहा गया उसे? सर्वहारा वर्ग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, क्रांति से पूर्व इस किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूस में कृषकों की संख्या बहुत थी, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से वे लोग दबे हुए थे। मतलब उस समय किसानों की स्थिति जो क्रांति से पहले था बहुत खराब था। छोटा छोटा खेत था, कर्ज बहुत ज्यादा था उन लोगों पे, तो ये सब जो था प्रॉब्लम वहां पे था। अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों में पेट्रोगार्द के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गया। शासन की बागडोर लेनिन के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति नवंबर में हुई थी, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन क्या था? 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी। तो इसी कारण से इसे कौन सा क्रांति कहा गया? अक्टूबर की क्रांति कहा गया। यह हुआ था जब ये पूरा तरह से बवाल हो गया एकदम, ये अंतिम विद्रोह था वहां का, जार का अंत का। साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? 1917 को बोल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर बड़े बड़े भूमिपतियों, जमींदारों का निजी अधिकार माना जाता था। उद्योग धंधों, फैक्ट्री, कारखाना आदि में भी पूंजीपतियों की निजी संपत्ति होने के कारण
इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी सामाजिक हैसियत, उच्च तथा व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण होता था। वो जो पूंजीपति थे उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था। आर्थिक स्थिति सही अगर हुआ है आपका तो सब कुछ सही होने लगता है, पैसा आ गया सब सही होने लगता है धीरे धीरे। तो ये लोग इस सबके साथ नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित करके किसानों में दे दिया गया। अब नया क्या हुआ, जब लेनिन आया तो सारा किसानों को भूमि दे दिया, बांट कर छीन करके इन लोगों से। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्य को सौंपना होता था। उद्योग धंधों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। उत्पादन तथा उपभोग को सभी वस्तुओं पर राजकीय एकाधिकार हो गया। इस प्रकार साम्यवाद ने एक नई बिल्कुल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। मतलब जो लेनिन आया पूंजीवाद को हटा करके बिल्कुल साम्यवाद कर दिया, सब कुछ सब में बांट दिया। कुछ जो जो एक एक के पास था वो सब कुछ लिया, ले करके डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं एक ही आदमी अमीर नहीं रहेगा, हर किसी को कुछ ना कुछ मौका दिया जाए। तो ये बिल्कुल ही क्या था, नया व्यवस्था था। खैर ये सब भी पूरा चला नहीं, उसको वापस लेना पड़ा क्योंकि इतना आसान नहीं था ये सब लागू करना। सपोज आपका मान लीजिए कि घर है, जमीन है, कोई दूसरे में आके कोई कहे कि हम आपको दे देंगे दूसरे को छीन करके, ये पॉसिबल है? झगड़ा हो जाएगा उसमें। अरे है तो वो का मांग के लाया है, वो कमा के किया है, तो आप कैसे उसका ले सकते हैं जा करके? तो यही हुआ था उस समय। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? ये भी उत्तरदायी था। कैसे? तो वहां पे अब भिन्न भिन्न रस्मों रिवाजों के लोग रहते थे, उनका रस्म रिवाज संस्कृति कल्चर सब कुछ अलग अलग था। अब जार निकोलस द्वितीय बकलोल शासक था, उसने क्या किया, सबको बोला कि नहीं हम सबको एक के रस्म रिवाज मानना है। अब बताओ, सबको एक रस्म रिवाज मानना है। जैसे अगर हम लोगों में भी देखा जाए, अगर आसपास के लोग रहते हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अलग अलग टाइप का है। अब हम लोगों में जैसे कि मंदिर उंदिर में जूता वगैरह पहन करके नहीं जाता है आदमी, लेकिन वही देखो ईसाई वाला में चर्च में बढ़िया सूट पहन के जाता है, होता है नहीं सा? वो देखे होंगे पीके में वो पूछता है कि वो गॉड क्या लिया है, तो वाइन लिया है, यानी कि शराब। तो वही किसी धर्म में शराब को इलीगल बना गया है, ले नहीं जाना है धर्म के स्थान पर, वो वाइन लेके चला जाता है, वाइन। तो ये कुछ अलग अलग टाइप का रूल है। अब बोलेगा कि सब को एक एक कर दो, तो कैसे एक हो जाएगा? पॉसिबल है? तो ये काम किया था और इसके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ ये जनता में क्या फैल गया, इससे असंतोष फैल गया कि भैया हम जैसे चल रहे थे, दो तीन चीज को छेड़ना कभी नहीं चाहिए, ये लोग नहीं छेड़ता है, इसीलिए धर्म को जाति को इस सबको छेड़ दोगे तो बड़ा बवाल, विद्रोह इसी में तो होता है, इसी में तो ये 144 वगैरह लगता है। तो यही काम किया था वो भी। रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। कोई भी दो को कारण लिखना है, तो बहुत सारा कारण था, उसमें से एगो निरंकुश, जार की निरंकुश और अयोग्य शासन। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। राजा की शक्ति को क्या किया गया था, कम कर दिया गया था। परंतु रूस का जार अभी भी वो पुराना वाला सिद्धांत मान रहा था कि ना हम सही रहेंगे, अपना विशेष अधिकार वो छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। उसके अधिकांश अफसर क्या थे, अयोग्य थे। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वच्छता बढ़ती चली गई, जनता की स्थिति बद से क्या होती गई, बदतर होती गई। और मजदूरों की दयनीय स्थिति। 5-6 को कारण आता है रूस की क्रांति का, उसमें से कोई को लिखना है, खाली 2 गो। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें कम मजदूरी में भी अधिक परिश्रम करना पड़ता था। मिली हुई मजदूरों से उनके घर परिवार का भरण पोषण भी संभव नहीं था। मालिक उनके साथ क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, और उन्हें हड़तालों पर भी क्या किया गया था, उन्हें प्रतिबंधित किया गया था कि हड़ताल भी नहीं करना है। ये रूस का 2 को कोई भी क्रांति, एक हुआ अयोग्य शासन और दूसरा हुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति। आगे आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय भी हुआ, और तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। क्यों बना? क्योंकि युद्ध के मध्य में जार निकोलस द्वितीय द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में ले लेने के कारण दरबार खाली हो गया, तथा उसकी अनुपस्थिति में
जार निकोलस दू की पत्नी जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटीन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिर गई। तो ये मेन कारण, तत्कालीन कारण यही था। वहां पे घर नहीं संभल रहा है, देश संभालने चला था, तो ये तत्कालीन कारण था। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या एक साथ पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं है। अब एकाएक हम बतेबे किए हैं कि वापस लेना पड़ा था वो नियम जो लगाया था, क्योंकि एकाएक सबसे टकराना पॉसिबल नहीं है। उसने अतः एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरजीह दिया, पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के बीच का संतुलन बना दिया। वो ऐसा बना दिया कि ज्यादा पूंजीवादी का भी बोलबाला ना रहे और कम भी ना हो, मजदूरों का भी ज्यादा बोलबाला ना हो और कम भी ना हो। तो ये कुछ संतुलन क्या कर दिया दोनों के बीच में, वो बना दिया। तो वही कहा जाता है कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या था, वो समझौता था, कि मार्क्स का भी सिद्धांत कुछ ले लिया उसने। आगे देखते हैं शीत युद्ध से क्या समझते हैं आप। देखिए शीत युद्ध बहुत सारा होता है, आप लोग देखे होंगे। आज के बाद शीत युद्ध आप लोग यूज करने लगिएगा। हम जानते हैं शीत युद्ध में क्या होता है कि ये कोई युद्ध नहीं होता है, एक वैचारिक युद्ध होता है। इसके बारे में पहले भी कभी जिक्र किए होंगे। इस युद्ध में पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ ने किया था। शीत युद्ध में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है। इस युद्ध में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जैसे ये औरतों में झगड़ा होता है, ये लोग कुछ झगड़ा जाके हाथापाही नहीं होता है, बस वो कुछ कहेगी फिर ये कुछ कहेगी, ये झगड़ा निरंतर चलता रहता है। कभी कभी 2-4-5 साल तक चलता है, सदियों से झगड़ा चलता आ रहा है। इसी युद्ध का नाम दिया गया है शीत युद्ध। ठीक है, शीत मतलब ठंडा युद्ध। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को बोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्बर्स्क नामक गांव में हुआ था। छात्र समय से ही वह मार्क्सवाद से प्रभावित होकर मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला लेनिन था। वह रूस के तत्कालीन स्थिति से नाखुश था और प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था। उसने ट्रोट्स्की के सहयोग से केरेंस्की की सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। सत्ता संभालते ही उसने अपने उद्देश्य और कार्यक्रम निश्चित किए। लेनिन का उद्देश्य रूस का नव निर्माण करना था। लेनिन का उद्देश्य था कि इस राष्ट्र को क्या करना है, नव निर्माण करना है। वह मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था और जैसे ही वो जार का शासन हटा तो केरेंस्की का सरकार गिराने वाला कौन था, लेनिन था। लिख लीजिए, नई आर्थिक नीति पर एक टिप्पणी लिखें। लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू किया 1921 ईस्वी में। इसके अनुसार किसानों एवं पूंजीपतियों को सीमित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अनुमति दिया गया। यह नीति कारगर साबित हुई। खेती की पैदावार बढ़ी, उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा। इससे रूस समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा। लेकिन लेनिन नई आर्थिक नीति से रूस की आर्थिक स्थिति में, लेनिन के नई आर्थिक नीति से रूस की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, बहुत सुधार हुआ। ये जो नियम लाया ना लास्ट में नई आर्थिक नीति, इससे बहुत ज्यादा इसका परिवर्तन आया। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। बिल्कुल सही है। ये क्रांति, रूस का क्रांति बताओ किसके बीच था, राजा के बीच था और ये मजदूर के बीच था। कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये राजा के बीच था ना, पूंजीपति और मजदूरों के बीच था ये लड़ाई, वही तो हुआ था। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक सर्वहारा वर्ग सत्ता के रूप में स्थापित हो गया और इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सर्वहारा वर्ग, छोटा सा एक आदमी राजा बन गया। अभी देखा जाए हम लोगों के चुनाव में भी
हाँ, इसके पश्चात श्रमिक और सर्वहारा वर्ग सत्ता के रूप में स्थापित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुआ। आगामी 4 दशक, 4 दशक का मतलब पता है 40 साल तक यह दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ लगी रही। अभी भी रूस में और अमेरिका में उतना बनता नहीं है, ये अभी भी हाल है इन लोगों में दोनों। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जमीन जो रखा है ना रूस रखा है, सबसे बड़ा जो जमीन रखा है रूस रखा है, उसके बाद अमेरिका भी आता है। तो इसके चलते ये दोनों एक दूसरे का समझ लो कि आगे है, तो ये दोनों के बीच ये खींचातानी चलता रहा। तो ये पूरा तरह से विश्व को प्रभावित किया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ये VVI प्रश्न है, कई बार आ चुका है। इसका पॉइंट अगर याद रखोगे तो बारे में इसका लिख दोगे। सबसे पहला पॉइंट है जार की निरंकुशता। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी, राजा की शक्ति घटा दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी दैवी सिद्धांत को माने हुए था। वह अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। उसके अधिकांश अफसर क्या थे? अयोग्य थे। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वैच्छिरता बढ़ती चली गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। ये तो पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। अगला आता है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की दयनीय स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें कम मजदूरी में भी क्या करना पड़ता था? अधिक काम करना पड़ता था। मिली हुई मजदूरी से उनके घर परिवार का भरण पोषण भी संभव नहीं था। मालिक उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और उनके हड़तालों पर भी क्या लगा था? प्रतिबंध लगा था। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में कृषकों की संख्या बहुत अधिक थी, करों के बोझ से दबे हुए थे। रूस की जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था, जिन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था और कई प्रकार के करों का टैक्स का भुगतान करना पड़ता। ये तीसरा कारण हो गया। पहला कारण था निरंकुश शासन, दूसरा मजदूरों की दयनीय स्थिति, तीसरा कृषकों की दयनीय स्थिति, चौथा औद्योगिकरण की समस्या। मतलब क्या था कि उस समय सब देश अपना औद्योगिक लाभ उठाने में लगे थे, तो रूस क्या था? उद्योग में पिछड़ा हुआ था और यहां पूंजी का अभाव था। पैसे नहीं था, पूंजी के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी पूंजीपति अपना आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे और मजदूर असहाय थे और राजा क्या था? बेफिक्र था। पांचवा पॉइंट क्या था? रूसीकरण की नीति। तो रूस में जनता में यहूदी, पोल, फीन, उज्बेक, ततार, कजाक, अर्मीनियम, रूसी आदि के जातियों के लोग रहते थे। इनकी भाषा, रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थी। जार द्वारा सभी पर रूसी भाषा एवं संस्कृति लादने के प्रयास से ये सभी क्या थे? परेशान थे। कौ पॉइंट पढ़ लिए हम लोग? 5 गो। पहला पॉइंट जार का निरंकुश शासन, दूसरा पॉइंट मजदूरों की दयनीय स्थिति, तीसरा पॉइंट कृषकों की दयनीय स्थिति, चौथा पॉइंट औद्योगिकरण की समस्या, पांचवा पॉइंट रूसीकरण की विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं का रूस में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। जैसे क्रीमिया युद्ध में फ्रांस से हार गया, यह था ना। और दूसरा का किससे हारा? 1905 में जापान से हार। जार के ताकत की पोले खुल गया इसमें। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों से लड़ा, सेना हर मोर्चे पर हार रही थी। इन सभी घटनाओं ने रूसी क्रांति को बल दिया। इन सभी घटनाओं के कारण रूसी क्रांति को बल मिला। चलो पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? कोई देख के मत बोलो, बंद करो। जार का निरंकुश शासन, जार का निरंकुशता या निरंकुश शासन, निरंकुशता। अगला पॉइंट क्या था इसका? मजदूरों की
तीसरा पॉइंट क्या था? कृषकों की। चौथा औद्योगिकरण की। पांचवा रूसीकरण की नीति। और छठा विदेशी घटनाओं का। पॉइंट अगर याद रखोगे तो पॉइंटवा के बाद में ये सब याद हो जाता है। ये तो लिख दोगे ना, जैसे वो दैवी सिद्धांत को माने हुए था और अपना शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा दिक्कत क्या था? वो कि मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, ज्यादा काम करना पड़ता था, मालिक उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तीसरा, कृषकों के पास जमीन नहीं था, जमींदारों को भूमि पर खेती करते थे और तरह तरह के टैक्स देते थे। और जहां देश उद्योग में लगा हुआ था, रूस के पास पैसे नहीं था, विदेशी कंपनी आता था, कंपनी बैठाता था, मजदूरों से दुर्व्यवहार करता था, उन्हें पैसा नहीं देता था ढंग का। रूसीकरण की नीति में एक ही नीति को सब पर लगा देने का प्रयास किया गया और क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया, जापान से हार गया, इसके बाद में विश्व युद्ध में गया, उसमें भी उसका बुरी तरह से हाल हो गया। तो इन सभी घटनाओं के कारण क्या हुआ? वहां पे क्रांति हो गया। अब रूसी क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुआ? प्रभाव भी वो हुआ, पहले तो जारे भाग गया वजह से, नहीं और कीजिएगा तो भागेगा नहीं, भागना पड़ेगा ना। सबसे शक्तिशाली बबुआ जनता होती है। कौन होती है? जनता को ये लोग दुधमुही समझता है, ये दुधमुही नहीं है, हालत खराब कर रख देगा। अभी देखो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है, हालत खराब करने वाला से कौन है? उसका जनता है। मोदी जी 240 पे जाकर अटक गए बीजेपी, उसका हालत करने वाला कौन था? ये वो दिखाता है कि भैया घमंड मत कीजिए, चाहेंगे तो एक बार में पासा क्या कर देंगे, हम लोग पलट देंगे। महाराष्ट्र में हालत खराब हो गया कांग्रेस का, कौन ये काम किया है? जनता। जनता जिधर चाहेगा उधर रुख मोड़ देगा। जनतंत्र का जन्म हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में तो उसमें बढ़िया से समझ में आएगा। रूसी क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता के रूप में स्थापित हो गया। इससे अन्य क्षेत्रों को आंदोलन को भी प्रोत्साहित मिला। रूस क्रांति के बाद विचारधारा के स्तर पर विश्व दो खेमों में बट गया, एक साम्यवादी विश्व और दूसरा साम्यवादी किसको कहा जाता है? जिसमें सब लोग साथ चले। अब पूंजीवादी, पूंजीपतियों का। इस प्रकार यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा साम्यवादी विश्व के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों के बीच हथियारों की, शस्त्रों की क्या चलने लगी? होड़ चलती रही। अगला आता है, अब पूंजीवादी देश भी अपने को समाजवादी देश कहलाने में गौरव महसूस करने लगे। अब जो पूंजीवादी था वो लोग भी लगता था कि तानाशाह में चले जाने लगा, तो वो लोग कहने कि नहीं ना, हम लोग भी समाजवादी बनेंगे। अब इसके लिए उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ फेरबदल करनी पड़ी। इस प्रकार पूरे विश्व में पूंजीवाद के चरित्र में बदलाव आने लगा। जिससे ज्यादा वो जो दिखा रहा था ना कि हम लोग बहुत ऐसा है वैसा है, वो सब थोड़ा सुधरने लगा। रूस को क्रांति का सफलता ने एशियाई और अफ्रीकी गुलाम देशों में स्वतंत्र होने की हलचल होने लगी। जब रूस में देखा गया तो एशिया में, भारत में 1918 उस समय तो गुलाम ना था भारत। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद आंदोलन इतने तेज हुए कि अपने सभी उपनिवेशों से यूरोपियों को भागना पड़ा। यूरोप वाला जहां जहां कब्जा किया था जाके वहां से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। पूंजीवादी विश्व साम्यवाद को खतरा मानते हुए इसके प्रसार को रोकना चाहते थे, जबकि साम्यवादी इसे विश्व क्रांति के रूप में देखना चाहते थे। अतः दोनों खेमों के बीच तनाव का सूत्रपात हुआ। उसी समय पूंजीपतियों के बीच और छोटे लोगों के बीच एक तनाव उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये लोग पूंजीवादी विश्व जानता था कि ये साम्यवादी बाद में जाकर के छोटे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो हम लोगों का बोलबाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब पूंजीवादी जानता था कि ये लोग के बीच में आएगा तो हम लोग को खतरा है, तो दोनों के बीच क्या उत्पन्न हो गया? तनाव। आगे देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। हम इसको समझाए थे पूरा बढ़िया से, याद है? और 3-4 को साइमन यूटोपियन समाजवादी के विचार निम्नलिखित है। सबसे पहले सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज के निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने को घोषित की। उनके अनुसार प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार, यही आगे समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। वो मतलब सबको बोले थे, वही बोले थे कि प्रकृति का दोहन सबको मिलजुल कर करके, एक आदमी का कुछ भी नहीं है।
चार्ल्स फॉरियर के अनुसार आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। वो बोलता था कि टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। उसका मानता था कि श्रमिकों को छोटे नगरों और कस्बों में काम करना चाहिए। लुई बोला एक चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति था जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया, और जब पॉलिटिक्स में गया तो पता चला कि नहीं नहीं नहीं, अगर आर्थिक सुधार करना है, प्रभावकारी बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? राजनीतिक सुधार करना होगा। और अगला था ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन, ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ, सुधार लीजिएगा, चिंतक था जिसने बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक। वही ना किया था, कंपनी में पैसा बढ़ा दिया था सबन के, और घाटा लगने के बाद बजाय क्या हो गया था, उसको फायदा हो गया था। कार्ल मार्क्स के जीवन और सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन राइन प्रांत के ट्रियर नामक गांव में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर के ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा प्राप्त की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। वहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया, जिन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो होगा यहाँ के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल से हुई, जिससे जीवन भर उनकी मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों और रचनाओं से प्रभावित होकर के मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों और उसकी कार्य में दशाओं पर अपना गहन विचार करना आरंभ कर दिया। एंगल्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत थे द्वंद्वात्मक का भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन वर्ग की स्थापना। नई आर्थिक नीति क्या है? ये तो हो गया था ना, नई आर्थिक नीति। अच्छा, नई आर्थिक नीति क्या है? और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इसकी क्या उपलब्धियां थी। इसकी क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हुआ है, क्या उपलब्धियां थी? तो देखिए, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था को लागू करना एक साथ पूरी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति का घोषणा किया, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। क्या था उसमें? इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। पहला, किसानों को अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया, पैसा लिया गया उनसे, और बचा हुआ किसान क्या था? अनाज किसका था? किसानों का था। वह उसका मनचाहा उपयोग कर सकते थे। इसके बाद यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन पर राज्य की ही है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को क्या कर दिया गया? व्यक्तिगत रूप से चलाने का आदेश दे दिया गया कि जाइए चलाइए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में इसकी इकाइयों को काफी छूट दी गई। विशेष पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया गया। ये सब लेनिन की नई आर्थिक नीति के बातें थी, जिसमें यह सब किया गया। लेनिन के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। लेनिन का जीवन। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्बर्ग नामक गांव में हुआ था। छात्र समय से ही वह किसका समर्थक था? मार्क्सवाद से प्रभावित था और मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था।
रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला लेनिन था। कई बार हम बता चुके हैं लेनिन उसी समय आगमन हुआ था उसका। तो वह रूस के तत्कालीन स्थिति से नाखुश था और प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करना चाहता। उसने टोटोस्की के सहयोग से केरेंस्की के सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। सत्ता संभालते ही उसने अपने उद्देश्य और कार्यक्रम निश्चित किए। लेनिन का उद्देश्य रूस का नव निर्माण करना था। उपलब्धियां क्या थी लेनिन की? सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मनी के साथ युद्ध बंद कर दिया, और जो विश्व युद्ध था उसके साथ क्या किया उसने, बंद किया। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लियोस की संधि कर ली। लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस दस्ता का गठन करके ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया और विदेशी सेना को रूस से बाहर खदेड़कर रूस के आंतरिक विद्रोहियों का क्या कर दिया, वहां पे वो क्या किया ना कि सेना बना लिया एगो अंदर में, और जो भी विद्रोही था ना उसको बड़ी मार मारता था, क्योंकि फोड़ने वाला जो होता था उसी को कूटता था बड़ी। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक नीति की व्यवस्था की। नई आर्थिक नीति यही लाने वाला था। राष्ट्र की सारी संपत्ति, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सरकार का आधिपत्य स्थापित किया गया। और राष्ट्र की जितनी भी संपत्ति थी उसको बोला गया कि नहीं सब सरकार का है, आप यूज कीजिए, लेकिन है किसका ये? लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की। इसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अनुमति दी गई। खेती की पैदावार बढ़ी, उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण रूस समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ा। तो ये सब था इसका क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया।